बच्चों, कैसे हो आप। तो आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है केमिस्ट्री पॉइंट। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, यानी जब हम डाइल्यूशन करते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, हम डाइल्यूशन करते हैं तो उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जो चालकता है, उसकी जो कंडक्टिविटी है, उस कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। दूसरा, उसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दैट मीन्स कप्पा पे क्या इफेक्ट पड़ता है। नंबर तीसरा कि जो मोलर कंडक्टिविटी है लैम्डा ई एम, मोलर कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। और लास्ट जो आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हमने ये सारे टॉपिक डिस्कस करने हैं कि इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन अपॉन सी, कप्पा, लैम्डा एम एंड लैम्डा ई क्यू, इस पर आपका क्या इफेक्ट पड़ेगा। हम एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो फर्स्ट हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस, कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसकी कंडक्टेंस पर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको पता है कि कंडक्टेंस होती क्या है। किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होती है वो होती है कि आयंस कितनी इजीली फ्लो करते हैं उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। जो आयंस है उन आयंस का मूवमेंट कितना इजीली होता है, वो होता है उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस। यानी कंडक्टेंस को हम जनरली कह देते हैं ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस। यानी आयन जितने इजीली फ्लो होंगे उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, हम कहते हैं उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस उतनी हाई है। अब जब हम डाइल्यूशन करते हैं, ध्यान से समझना कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, हम डाइल्यूशन कर रहे हैं, दैट मीन्स हम उसकी जो कंसंट्रेशन है उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम डिक्रीज कर रहे हैं। यही तो होता है ना। जैसे आपके पास मिल्क है, मिल्क में आप वाटर ऐड कर दो तो क्या होगा, मिल्क की कंसंट्रेशन धीरे धीरे डिक्रीज होगी। यानी डाइल्यूशन जब हम करते हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है वो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। अब आप समझिए कि जब कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, डाइल्यूशन करने पर वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो जाता है ना। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो कंसंट्रेशन आपकी डिक्रीज होगी। कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो आप इसको समझ सकते हैं कि जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो आयंस का फ्लो बहुत इजीली होगा। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। सपोज वी हैव अ कंटेनर, ये हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में इतना वॉल्यूम का कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिलअप किया हुआ है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है और उसका वॉल्यूम केवल इतना है, ठीक है ना। ये उसका सपोज करो उसका वॉल्यूम V है या V1 है। और इस V1 वॉल्यूम में आप ये समझना, इस V1 वॉल्यूम में दो इलेक्ट्रोलाइट है आपके, सॉरी इलेक्ट्रोलाइट में दो आयंस हैं। एक आपका C प्लस है, एक A नेगेटिव है, एक एनाइन है, एक कैटाइन है। पॉजिटिव आयन को कैटाइन कहते हैं इसलिए C से डिनोट किया गया, और नेगेटिव आयन को एनाइन कहते हैं तो A नेगेटिव। तो दो आयंस हैं। अब आप ये समझना वॉल्यूम कम है, यहां पर वॉल्यूम क्या है, कम है। अब जब वॉल्यूम कम होगा तो आयंस एक दूसरे के बहुत क्लोज होंगे, आयंस एक दूसरे के क्लोज होंगे। और जब क्योंकि उन आयंस के पास मूव करने के लिए स्पेस नहीं है, इतना ही स्पेस है इन आयंस के पास मूव करने के लिए, क्योंकि वॉल्यूम ही इतना है। अब वॉल्यूम कम है तो स्पेस भी कम होगा, और जब आयन के पास स्पेस कम होगा तो आयंस की मोबिलिटी कम हो जाएगी, उनका मूवमेंट उतना नहीं हो पाएगा, क्योंकि आयंस एक छोटे से एरिया में रेस्ट्रिक्ट हो गए। और जब इस छोटे से एरिया में आयंस रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, जो आकर्षण बल लग रहा है इनके बीच में, वो इंक्रीज हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा तो ये एक दूसरे से बाउंडेड हो जाएंगे, बंध जाएंगे एक दूसरे से, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस कम है। डिस्टेंस इसलिए कम है क्योंकि वॉल्यूम कम है, एक छोटे से एरिया में उनको रहना है। तो जब छोटे से एरिया में रहेंगे तो क्या होगा, उनके बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी, और डिस्टेंस कम होगी तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, इंक्रीज है। अब हमने किया क्या, देखिए आप समझिए। अभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है इसलिए आयंस की मोबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि आयंस बॉन्डेड है। अब हमने इसमें डाइल्यूशन किया। डाइल्यूशन किया मीन्स इसमें वाटर ऐड किया, हमने वाटर को ऐड किया। अब वाटर ऐड करने से क्या होगा, आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, है ना। अब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, तो जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा
तो आयंस के पास ज्यादा स्पेस होगा मूव करने के लिए। तो ये आयंस उतने छोटे से स्पेस में अब रेस्ट्रिक्ट होके नहीं रहेंगे, बल्कि ये लार्जर एरिया की ओर को मूव करने लगेंगे। तो जब ये आयन मूव करने लगेंगे, है ना, तो इजीली आयंस मूव करेंगे लार्जर वॉल्यूम में। वॉल्यूम कम है तो आयंस को मूव करने में उतना इजीली वो मूव नहीं कर रहे थे, डिफिकल्टी हो रही थी। अब हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो आयंस के बीच की डिस्टेंस बढ़ गई और आयंस क्या होने लगे, इजीली मूव करने लगे। दैट मीन्स जब हम डायल्यूशन करते हैं तो ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, आयंस का मूवमेंट इंक्रीज हो जाता है, आयन इजीली फ्लो होने लगते हैं, इजीली फ्लो करते हैं। इसीलिए जब ईज ऑफ फ्लो इंक्रीज होगा, जब हम वाटर ऐड करते हैं तो ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयन, ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयन आपका इंक्रीज हो गया। जब ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयन इंक्रीज हो जाएगा तो कंडक्टेंस, तो जो कंडक्टेंस है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स अपॉन डाइल्यूशन, जब हम डाइल्यूशन करते हैं, अपॉन डाइल्यूशन एनी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, या हम कह सकते हैं आफ्टर डाइल्यूशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इट्स कंडक्टेंस इंक्रीजेस। ठीक है ना, इसको आप नोट भी कर लेना क्या, कि अपॉन डाइल्यूशन, अपॉन डाइल्यूशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इट्स कंडक्टेंस इंक्रीजेस। तो जब हम डाइल्यूशन करते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का तो उसकी कंडक्टेंस इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है, मैंने आपको बता दिया। कंडक्टेंस इंक्रीज होती है क्योंकि जो आयंस हैं जो अभी तक एक छोटे से एरिया में रेस्ट्रिक्ट होके बैठे हुए थे, जब हम वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, हमने V1 V2 तक इसका वॉल्यूम इंक्रीज किया, तो आयंस के पास हम मूव करने के लिए ज्यादा एरिया है, और जब ज्यादा एरिया होगा तो आयंस ज्यादा एरिया में मूव करेंगे, जिससे आयंस की मूवमेंट इजीली मूव कर पाएंगे। तो ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस इंक्रीज होगा, जिससे कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी, उनकी इंक्रीज हो जाएगी। सो अगर आपको किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस बढ़ानी है, ठीक है ना, आपके पास कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है और आपको उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को इंक्रीज करना है, उनकी जो चालकता है जिसको हम C से दिखाते हैं, और उनकी कंडक्टेंस आपको इंक्रीज करनी है, तो दो तरीके हैं। ठीक है ना, अगर आपको किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस है, उनकी कंडक्टेंस को आपको इंक्रीज करना है, तो वी हैव टू मेथड। हम दो तरीके से उनकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। एक तो आपको मैं अभी बता चुका हूं, डाइल्यूशन से। अगर हम डाइल्यूशन कर दें, ठीक है ना, किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दें, उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर दें बाय एडिंग वाटर, तो डाइल्यूशन करने से क्या होता है, ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाता है, यानी आयंस इजीली मूव करने लग जाता है, उससे कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाती है। दूसरा जो मेथड है वो है बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट, बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। अगर आप इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर देते हैं तो भी आपकी कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाती है। कैसे, देखिए, आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, इसको आप समझना कि आपने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था ना, आपके पास इतना वॉल्यूम है और इसमें आपके केवल 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का है C+A-। कितने मोल है आपके पास, 1 मोल। तो अभी जो भी कंडक्टेंस होगी वो इन दो आयंस की कंडक्टेंस होगी, क्योंकि कंडक्टेंस क्या होती है, आयंस की तो कंडक्टेंस होती है कि आयंस जितना जैसे मूव करेंगे वैसे वैसे उसकी कंडक्टेंस इंक्रीज होती है। तो अभी नंबर ऑफ आयंस, यानी कंडक्टेंस जो है वो नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है। तो अभी नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, 2, केवल 1 मोल हमने इलेक्ट्रोलाइट दिया है। और सपोज करो हम इसमें इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट और ऐड कर देते हैं, तो अब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट में आपके 2 आयंस थे, अब आपके पास 1 + 1 2 मोल इलेक्ट्रोलाइट हो गया, तो आयंस कितने हो जाएंगे आपके पास, 4 आयंस। तो जब नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे तो वो भी कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। तो अगर हमको किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को इंक्रीज करना है तो हमारे पास 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका, हम डाइल्यूशन के थ्रू भी कंडक्टेंस को इंक्रीज कर सकते हैं, और दूसरा हम इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करके, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट अगर हम उसमें ऐड कर दें तो भी हम उसकी कंसंट्रेशन को, कंडक्टेंस को इंक्रीज कर सकते हैं ना। अब हम समझते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का बहुत इफेक्ट पड़ेगा किस पर, जो आपका कप्पा है,
या आपका जो मोलर कंडक्टिविटी है या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, इस पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। यानी हम सीधे सीधे पढ़ रहे हैं सेकंड पॉइंट आपका कि इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन अपॉन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहां पर पढ़ाने का मतलब इसलिए है क्योंकि जब आप कप्पा और ये लैम्बाडा एम और लैम्बाडा इक्यू यानी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये समझ में आएगा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी डीओडी जिसको हम बोलते हैं, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी कहते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डीओडी, ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है, सबसे पहले ये समझना है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है कि आपने कितने मॉलिक्यूल्स डाले थे और कितने मॉलिक्यूल डिसोशिएट हुए, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट आपके जनरली 2 टाइप के होते हैं। जैसे अगर सपोज करो हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, AB इलेक्ट्रोलाइट है, आपने इसका एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया और ये आयनाइज हो गया A+B नेगेटिव में। तो अगर आपने सपोज कीजिए इसके 100 मॉलिक्यूल लिए थे और 100 के 100 मॉलिक्यूल डिसोशिएट हो गए तो ये इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% हो गया। यानी क्योंकि 100% डिसोसिएशन हो जा रहा है। अगर आप सपोज करो आपने 100 मोल लिए थे, यहां केवल 50 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपका 50% हो गया क्योंकि 50% मोल आपके इधर गए हुए हैं, ठीक। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जनरली हम जब कहते हैं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकन, कि आपने आयोनाइजेशन से पहले कितने मॉलिक्यूल लिए थे। जैसे मैं अभी बोल रहा था ना कि आपने 100 मॉलिक्यूल यहां लिए थे और 50 मॉलिक्यूल आपके डिसोशिएट हो गए। अगर आप इसका डीओडी निकालेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो ये होगा कि नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन कितना है आपका 50। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिफोर डिसोसिएशन टेकन आपने कितने लिए थे 100। तो अगर आप इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालेंगे तो ये आपका 0.5 आएगा और अगर परसेंट में निकालते हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट मीन्स ये आपका आ जाएगा 50%। समझ गए ना। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी डीओडी क्या होता है, ये होता है डीओडी इज इक्वल टू, जिसको हम अल्फा से शो करते हैं, डीओडी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकन, आपने कितने मॉलिक्यूल लिए हैं। तो जब आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की बात करेंगे तो हमें 2 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट के बारे में कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट आपके 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक HCl है, जैसे आपका HNO3 है, आपका NaCl है, ये सब आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और ये ध्यान देना कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% होता है। दैट मीन्स आपने जितने मॉलिक्यूल लिए थे वो सारे के सारे डिसोशिएट हो गए। जितने मॉलिक्यूल्स आपने इनिशियली लिए थे वो सारे के सारे मॉलिक्यूल डिसोशिएट हो गए, इसीलिए इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी आ गई 100%। दूसरे होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट आपकी, लाइक आपका जैसे एसिटिक एसिड है CH3COOH, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसके लिए जो अल्फा है वो कभी भी 100% के इक्वल नहीं होगा, ये हमेशा 100% से कम होगा, लेस होगा, ठीक है ना। तो जैसे अगर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का 100% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है और वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% से कम होता है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर डाइल्यूशन का, अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन करते हैं तो इसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा कोई भी चेंज, क्योंकि आपके पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑलरेडी 100 है, कि आपके पास 100 मॉलिक्यूल आपने लिए थे और 100 के 100 मॉलिक्यूल आपके क्या हो गया, वो डिसोशिएट हो चुके हैं, इसीलिए तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहा। तो आप ये ध्यान देना 100% का मीनिंग है, जैसे आप सपोज करो आपके पास एक AB इलेक्ट्रोलाइट है और इसके आपने 100 मोल यहां लिए थे, तो ये A+B नेगेटिव में डिसोशिएट हुआ और 100 के 100 मोल डिसोशिएट हो गए, तो यहां नंबर ऑफ मोल्स कितने रह गए आपके 0, कोई मोल्स रहा ही नहीं, तो सारे के सारे डिसोशिएट हो गए। आप कितना ही वाटर ऐड कर लो, कितना ही डाइल्यूशन कर दो, वैसे जो डाइल्यूशन होता है वो डिसोसिएशन को इंक्रीज करता है। जब हम डाइल्यूशन करते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइट का तो डिसोसिएशन इंक्रीज होता है, लेकिन यहां पर पहले ही डिसोसिएशन कंप्लीट हो चुका है,
100% डिसोसिएशन हो चुका है तो डिसोसिएशन इंक्रीज हो ही नहीं सकता, इसीलिए देयर इज नो चेंज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अपॉन डाइल्यूशन। यानी डाइल्यूशन आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कितना ही डाइल्यूशन कर लो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर कोई भी चेंज नहीं होगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। दूसरा हम बात करते हैं कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, देखिए हमने कहा था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं वीक इलेक्ट्रोलाइट का, हमने एसिटिक एसिड का एग्जांपल लिया। वी हैव एसिटिक एसिड CH3COOH। जब ये डिसोशिएट होता है, क्लास 11th में आप पढ़ चुके हो, तो ये कैसे डिसोशिएट होता है, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये तो होता है ना। अब आप सपोज कीजिए आपके पास 100 मॉलिक्यूल थे, ठीक है ना। अब क्योंकि कंप्लीट डिसोसिएशन होगा नहीं, 100% डिसोसिएशन होगा नहीं, आप ये मान के चलो कि यहां से 50 मोल डिसोशिएट हो गए हो गए ना, आपके कितने मोल डिसोशिएट हुए, 50। अगर आप यहां पर डीओडी की बात करें, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, तो वो कितना आएगा, कितने डिसोशिएट हुए हैं 50, और टोटल नंबर कितने लिए थे 100, तो दैट मीन्स 0.5। तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना आ गया 0.5, और अगर इसको परसेंटेज में निकालते हैं तो हम कहेंगे 50%। तो डिसोसिएशन कितना हुआ 50% हुआ ना। तो जब आप डाइल्यूशन करोगे किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट में, अभी मैं इसको प्रूफ करूंगा कि कैसे, ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ आपने पढ़ा था क्लास 11th में, उसके बेसिस पे इसको प्रूफ करूंगा कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन करने पर, जब हम डाइल्यूशन करेंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होगा, क्योंकि यहां केवल 50% डिसोसिएशन हुआ है, 50% अभी रिमेनिंग बचा हुआ है आपके पास। तो आप डाइल्यूशन करेंगे तो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होगा। इन केस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देयर इज नो इफेक्ट ऑन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ डाइल्यूशन, यानी अपॉन डाइल्यूशन। अगर आप डाइल्यूशन कर रहे हैं तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट पर कैसे इफेक्ट पड़ता है उसको हम मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे। तो आप ये समझना कि जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन करेंगे तो वहां पर आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपकी इंक्रीज होगी, ठीक है ना। तो अब हम यहां पर बात करने वाले हैं ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ, जो आपने पढ़ा हुआ है। अगर नहीं पढ़ा है तो बड़े ध्यान से समझना, ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ, ये क्लास 11th का एक रूल है। तो सपोज हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है ना। तो हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है CH3COOH, जो कैसे डिसोशिएट होता है आपको पता है, ये डिसोशिएट होता है एसिटेट आयन CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ठीक है ना। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। सपोज करते हैं एट टाइम 0 t=0, जब डिसोसिएशन स्टार्ट नहीं हुआ था, यानी डिसोसिएशन आपका प्रारंभ नहीं हुआ था, तो टाइम 0 है। तो इसके सपोज करो C मॉलिक्यूल है आपके, ठीक है ना, और हम मान के चल रहे हैं कि हमारा DOD जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो अल्फा है। DOD कितना है आपका, अल्फा है। अब इसके C मोल है, डिसोसिएशन स्टार्ट नहीं हुआ है तो इसके 0 मोल्स होंगे, क्योंकि अभी तो प्रोडक्ट बनना स्टार्ट ही नहीं हुआ है, डिसोसिएशन हुआ ही नहीं है, तो आपके प्रोडक्ट कितने हैं 0। अब हम कहते हैं T=टू इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम के टाइम पर क्या होगा, अब 1 मॉलिक्यूल से कितने डिसोशिएट हो रहे हैं, अल्फा। ये समझना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है कि 1 मॉलिक्यूल का कितना, 1 मोल का कितना पार्ट डिसोशिएट हो रहा है, तो 1 मोल का आपका अल्फा पार्ट डिसोशिएट हो रहा है, तो C मोल का कितना पार्ट डिसोशिएट होगा, C अल्फा। तो इसको हम C-C अल्फा लिखते हैं, है ना। तो यहां से C अल्फा डिसोशिएट हो रहा है, तो यहां भी C अल्फा और इधर भी C अल्फा, क्योंकि आपको पता है 1 मोल एसिटेट आयन दे रहा था और 1 मोल H पॉजिटिव दे रहा था, तो C अल्फा कितना देगा, C अल्फा एसिटेट आयन देगा और C अल्फा H पॉजिटिव आयन देगा। अब हम K की वैल्यू, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और ये आपने क्लास 11th में बिल्कुल पढ़ा हुआ है। कैसे हम कहते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट मींस हम क्या कह सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन multiplied by concentration of H positive ion divided by concentration of acetic acid CH3COOH, ये तो लिखेंगे। तो यहां पर अब देखिए हम सीधे वैल्यू रख देता हूं, एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन कितनी है C अल्फा, मल्टीप्लाइड बाय H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है C अल्फा, डिवाइडेड बाय, अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं C माइनस C अल्फा को हम लिख सकते हैं C1 माइनस अल्फा, लिख सकते हैं ना। तो C से C कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो हमारा K= क्या आया, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा।
क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आपको पहले ही पता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो बहुत ही कम होता है। तो हम क्या हम यहाँ पर 1 माइनस अल्फा को लगभग इसको 1 मान सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1 मान सकते हैं, क्योंकि अल्फा की वैल्यू बहुत ही नेग्लिजिबल होती है। अगर आप 1 माइनस 0.0001 करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 ही आएगा ना। तो हम इसीलिए 1 माइनस अल्फा को हमने 1 मान लिया। तो अब जब इसको 1 मान लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कप्पा इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। आया ना कि जब हमने उसको 1 मान लिया, 1 माइनस अल्फा को अगर हमने 1 मान लिया तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर। बस इसी से आगे देखिए, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू k अपॉन सी, या अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट k अपॉन सी। अब आपको यहां पर रिलेशन मिल गया। देखिए मैंने कहा था ना कि मैथमेटिकली आपको मैं प्रूव करके बताऊंगा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होता है ना। तो हमने क्या कहा था कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं, डाइल्यूशन करने की मीनिंग क्या है कि हम कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे हैं। सबसे स्टार्टिंग में बता चुका हूं कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो हम कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं, और कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। आप यहां देखिए, कंसंट्रेशन और जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, एक दूसरे के अपोजिट है। आप कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे तो आपका जो अल्फा है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अल्फा और जो कंसंट्रेशन है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल यानी जो रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल यानी अपोजिट है। सी डिक्रीज होगा, अल्फा इंक्रीज होगा, सी इंक्रीज होगा तो अल्फा डिक्रीज होगा। तो क्योंकि हम डाइल्यूशन कर रहे हैं, तो डाइल्यूशन करने का मीन्स है हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे हैं, और जब कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो जो अल्फा की वैल्यू है, अल्फा यानी डिग्री ऑफ जो डिसोसिएशन है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम सीधे सीधे कहते हैं, 2 पॉइंट मैंने अभी तक पढ़े, अब मैं उन दोनों को आपको बता रहा हूं कि हमने कहा कि अपॉन डाइल्यूशन नंबर फर्स्ट जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस इंक्रीज होती है। ठीक है ना। जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो हमारी कंडक्टेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस बढ़ जाता है, यानी आयंस इजीली फ्लो करने लगते हैं एक लार्जर वॉल्यूम में। ठीक। दूसरा हमने कहा डीओडी यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वो भी इंक्रीज हो जाता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, जबकि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उनके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि कप्पा की वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो मोलर कंडक्टिविटी है और जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अब सीधे सीधे हम बात करते हैं अपॉन डाइल्यूशन। सबसे पहले हम इफेक्ट देखेंगे कि जो कप्पा है इस कप्पा पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक। तो उससे पहले आपको कप्पा होता क्या है ये पता होना चाहिए। प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है, या कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जो भी कंडक्टेंस होगी वो कहलाती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये पीछे हम पढ़ चुके हैं कि द कंडक्टेंस और द कंडक्टिविटी ऑफ 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, 1 ml कहो या 1 सेंटीमीटर क्यूब कह लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है ना। तो हम कहते हैं द कंडक्टिविटी ऑफ 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज नोन एज कप्पा। दूसरा जो कंडक्टेंस क्या होती है, कंडक्टेंस प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस। देखो कंडक्टेंस दो चीज पर डिपेंड करती है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कंडक्टेंस जो डिपेंड करती है, एक तो आयनों की मोबिलिटी पर डिपेंड करती है। जैसे हमने अभी कहा ना कि डाइल्यूशन करने पर कंडक्टेंस इंक्रीज हो जा रही है, क्यों, क्योंकि आयनों का मूवमेंट इंक्रीज हो जा रहा है, वो इजीली मूव कर रहे हैं ना। तो जो कंसंट्रेशन, जो कंडक्टेंस होती है, 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक तो होता है कि आयंस कितने इजीली मूव कर रहे हैं, वो डाइल्यूशन पर इंक्रीज हो जाती है। दूसरा ये कहता है कि नंबर ऑफ आयंस, इसीलिए हमने जब शुरुआत में कहा था कि हम किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को अगर इंक्रीज करें तो कैसे करेंगे। उसकी कंडक्टेंस को इंक्रीज करने के 2 तरीके बताए थे। एक तो डाइल्यूशन करके कर सकते हैं जिससे आयंस इजीली मूव करते हैं, तो फर्स्ट फैक्टर। दूसरा बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट, यानी हम कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर सकते हैं जिससे नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं कि कप्पा की वैल्यू पर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है।
तो सपोज हम बात करते हैं, हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर पर 1 ml आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। ये जो वॉल्यूम है ये 1 ml है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब आप ये मान के चलिए इस 1 ml की, केवल मैं मान रहा हूं कि इस 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में 2 आयंस हैं आपके, एक A+ है, एक B- है। तो नंबर ऑफ आयंस कितने हैं? 2 हैं। तो कंडक्टेंस किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है ना। तो इसमें नंबर ऑफ आयंस कितने हैं? 2 हैं, ठीक। अभी दैट मीन्स जो कप्पा की वैल्यू डिपेंड करेगी वो किस पर डिपेंड करेगी? कंडक्टिविटी ऑफ 2 आयंस। 1 ml वॉल्यूम में कितने आयंस हैं? 2 आयंस हैं। गौर से समझना कि इस 1 ml वॉल्यूम में केवल 2 आयन है, एक A+, दूसरा B- आयंस। तो जो कप्पा की वैल्यू, कप्पा हम क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी ऑफ 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। और कंडक्टिविटी क्या किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ आयंस। यानी दैट मीन्स हम कप्पा इज इक्वल टू कह सकते हैं नंबर ऑफ आयंस इन 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। यानी 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जितने आयंस होंगे उन आयंस की जो कंडक्टिविटी होगी वही आपकी क्या कहलाएगी? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कप्पा। तो अभी इस 1 ml सॉल्यूशन में 2 आयन है आपके, एक A+ है, दूसरा B- है। तो जो कप्पा की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी? वो कप्पा प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी ऑफ 2 आयंस। यानी ये 2 आयंस की कंडक्टिविटी किसको डिपेंड करेगी? आपकी कप्पा, ठीक। अब हमने क्या किया? सपोज करो हमने इसमें वाटर ऐड किया और बहुत सारा इसमें पानी हमने ऐड कर दिया और इसका वॉल्यूम हमने इतना इंक्रीज कर दिया। सपोज करो डबल इसका वॉल्यूम कर दिया, 1 ml से हम इसको 2 ml मिला गए। अब हमने डाइल्यूशन किया, केवल आप ये समझना कि हमने केवल डाइल्यूशन किया, हमने कोई एक्सटर्नली इलेक्ट्रोलाइट ऐड नहीं किया, हमने इसमें केवल डाइल्यूशन किया, पानी मिलाया है। अब जब हम वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा कि आयंस, अभी तो इनकी मजबूरी थी कि एक छोटे से 1 ml के वॉल्यूम में बैठे हुए थे एक जगह पर, क्योंकि इनके पास मूव करने के लिए स्पेस है ही नहीं, केवल इतना ही स्पेस था 1 ml का, इसी में मूव कर रहे थे। लेकिन अब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, डबल वॉल्यूम हो गया, तो ये आयंस मूव करेंगे बाहर की ओर को, लार्जर एरिया की ओर मूव करेंगे। सपोज कीजिए ये B- आयंस यहां से मूव करके इधर पहुंच गया, करेगा ना, मूव करेगा, क्योंकि जब फ्री होते हैं तो वो मूव करेंगे, अभी तक तो था ही नहीं उनके पास घूमने के लिए। अब ये 1 ml वॉल्यूम में कितने आयंस रह गए? केवल 1। तो अब जो कप्पा डिपेंड करेगा, यानी ये था बिफोर डाइल्यूशन, ये था बिफोर डाइल्यूशन और ये है आफ्टर डाइल्यूशन। आफ्टर डाइल्यूशन, जब हमने डाइल्यूशन किया तो कप्पा अब कितने आयंस पे डिपेंड करेगा? 2 आयंस पे, यानी कप्पा प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी ऑफ 1 आयंस। तो जब डाइल्यूशन करते हैं, ये समझना गौर से कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो आयंस उस लार्जर वॉल्यूम की ओर को मूव करेंगे, तो 1 ml एरिया में नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो जाएंगे तो कप्पा की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो हम कहते हैं आफ्टर डाइल्यूशन द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस। तो जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं कप्पा की वैल्यू डिक्रीज करती है। ध्यान से समझना क्यों डिक्रीज करती है, क्योंकि 1 ml जो आपका वॉल्यूम है, 1 ml वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो जाते हैं। यहां कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड नहीं हो रहा है, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगी, लेकिन क्योंकि आयंस 2 ही हैं आपके पास, बिफोर डाइल्यूशन भी 2 ही आयंस थे, आफ्टर डाइल्यूशन भी 2 ही आयंस थे, लेकिन बिफोर डाइल्यूशन 2 के 2 आयंस आपके 1 ml एरिया में थे, तो कप्पा प्रोपोर्शनल टू दीज 2 आयंस। बट आफ्टर डाइल्यूशन द आयंस मूव, कहां की ओर को मूव करता है? जो लार्जर एरिया है बाहर की ओर को मूव करेगा। तो ये 1 ml एरिया से निकलकर इधर चला गया। अब 1 ml एरिया में एक ही आयंस रह गया, तो जो कप्पा की वैल्यू है वो 1 आयंस पे डिपेंड करेगी, तो कप्पा की वैल्यू धीरे धीरे क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो हम कहते हैं आफ्टर डाइल्यूशन द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेज, ठीक है ना। तो जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं अपना। तो अभी तक हमने 3 चीजें पढ़ी, मैं उनको फिर से एक बार समराइज कर रहा हूं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा। ठीक, तो पहला हमने क्या पढ़ा? अपॉन डाइल्यूशन, जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो हम कहते हैं अपॉन डाइल्यूशन कंडक्टेंस इंक्रीज होती है, शुरू में पढ़ चुके हैं, क्योंकि आयन इजीली फ्लो हो जाते हैं, उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है, डिस्टेंस बढ़ जाती है। नंबर दूसरा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डीओडी,
किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वो भी इंक्रीज होती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोई भी इंक्रीज नहीं होती। नंबर थर्ड हमने क्या कहा, कप्पा की वैल्यू जो होगी वो डिक्रीज होगी। कप्पा की वैल्यू यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि 1 ml एरिया में नंबर ऑफ आयंस कम हो जाते हैं, और क्योंकि जो कंडक्टेंस होती है वो नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है, तो कंडक्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, तो ये 3 चीजें हमने पढ़ी। अब हम अपने फोर्थ टॉपिक की ओर आते हैं, कि जो है हमारा लैम्डा एम, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों सेम है। देखिए मैं दोनों को एक साथ आपको बता रहा हूं। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता है आपका? ये होता है कप्पा इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। अगर हम इसको ऐसे ना लिखे तो हम ऐसे लिखते थे ना 1000 अपॉन एम, और ये 1000 अपॉन एम है क्या? ये वॉल्यूम तो है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। ठीक, ऐसे यहां क्या होता था, कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन, तो यहां नॉर्मेलिटी लेते हैं, ये वॉल्यूम है 1 इक्विवेलेंट का वॉल्यूम है ना। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लैम्बाडा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, लिख सकते हैं ना, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। इसको हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू कप्पा इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 इक्विवेलेंट, वॉल्यूम ऑफ 1 इक्विवेलेंट। तो अब आपको पता है कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं, ठीक है ना, जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो क्या होता है, डाइल्यूशन करने पर वॉल्यूम इंक्रीज होता है ना। तो जो आपके ये 2 फैक्टर हैं, देखिए मैं इसको मिटा रहा हूं, केवल एक ही फॉर्मूला ले रहा हूं, ये वाला। अब आप ये देखना कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं, हमको पता है कि हम डाइल्यूशन करते हैं तो हमारा वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है, बढ़ेगा ना, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो जो मोलर कंडक्टिविटी है 2 फैक्टर पर डिपेंड करती है, एक तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पे और दूसरा वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। ऐसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी आपकी कप्पा और वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। तो डाइल्यूशन करने पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, बट अभी हमने पढ़ा कप्पा की वैल्यू डिक्रीज होती है, ये तो पढ़ा हमने, डाइल्यूशन करने पर कप्पा की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। यानी हम कहेंगे जब हम डाइल्यूशन कर रहे हैं तो हमारा वॉल्यूम तो इंक्रीज होगा, लेकिन कप्पा की वैल्यू डिक्रीज होगी ना। सेम यहां भी कि जब हम डाइल्यूशन करेंगे तो हमारा वॉल्यूम तो इंक्रीज होगा, लेकिन कप्पा की वैल्यू डिक्रीज होगी, क्योंकि जो लैम्बाडा एम और लैम्बाडा ई क्यू है, 2 फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम और कप्पा पे, और ये दोनों फैक्टर अपोजिटली इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं। जैसे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो कप्पा डिक्रीज हो रहा है। तो थ्योरेटिकली हमें क्या समझ में आ रहा है, अगर आप देखेंगे थ्योरेटिकली एक फैक्टर इंक्रीज हो रहा है, दूसरा फैक्टर डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स लैम्बाडा एम की वैल्यू पर कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। थ्योरेटिकली अगर हम बात करें, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और आपका कप्पा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे ना। ऐसे ही यहां वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, कप्पा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो लैम्बाडा ई क्यूब के पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक्सपेरिमेंटली अगर हम बात करें, एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये देखा गया है कि जिस रेशियो में कप्पा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है उससे कई गुना ज्यादा वॉल्यूम इंक्रीज होता है। यानी वॉल्यूम के इंक्रीज होने का जो इफेक्ट है वो कप्पा के डिक्रीज होने के इफेक्ट के ऊपर उससे ज्यादा होता है। यानी वॉल्यूम, जैसे अगर हम बात करें, मैं अगर इसको ऐसे लिखूं, लैम्बाडा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू वॉल्यूम, ये तो है ना। तो अगर एक्सपेरिमेंटली ये देखा है कि कप्पा की वैल्यू अगर 2 यूनिट से डिक्रीज हो रही है और वॉल्यूम आपका 10 यूनिट से इंक्रीज हो रहा है, तो ज्यादा इफेक्ट किसका हुआ, वॉल्यूम का, है ना। और वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है तो आपका लैम्बाडा एम और लैम्बाडा ई क्यू दोनों की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो क्योंकि यहां पर ये पड़ता है, ये कॉन्सेप्ट ये आता है क्योंकि ये कप्पा और वॉल्यूम दोनों पे डिपेंड कर रहा है। एक फैक्टर इंक्रीज हो रहा है डाइल्यूशन पे, दूसरा फैक्टर डिक्रीज हो रहा है। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जो वॉल्यूम का इफेक्ट होता है वो कप्पा के इफेक्ट से बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वॉल्यूम, जिस रेशियो में वॉल्यूम इंक्रीज होता है उस रेशियो में कप्पा डिक्रीज नहीं होता है। तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, इसलिए जो लैम्डा एम है ये वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा, ना कि कप्पा के। अभी भी अगर आप देखोगे 2 यूनिट आपका कप्पा डिक्रीज हो रही है, 10 यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो 8 यूनिट अभी भी आपका वॉल्यूम का इफेक्ट ज्यादा है, तो लैम्बाडा एम 8 यूनिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो कहने का मीनिंग यह है कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो डाइल्यूशन करने पर आपके जो लैम्बाडा एम है, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो एक लास्ट में इसको समराइज करता हूं आपको थोड़ा सा,
कि अपॉन डाइल्यूशन हमने बात कर ली, जो कंडक्टेंस है सी की वैल्यू वो इंक्रीज होती है, डीओडी जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इंक्रीज होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अनचेंज रहती है। कप्पा जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो डिक्रीज होती है। फोर्थ आपका जो लैम्बाडा एम है ये वैल्यू इंक्रीज होगी, और फिफ्थ आपका जो लैम्बाडा EQ है ये भी आपका इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि वॉल्यूम का जो इफेक्ट है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर्ड विद कप्पा की वैल्यू। ठीक है ना? तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।